सौरभ जी नमस्कार। मैं हरदीप सोडी हूँ और मैं संस्था से बिलोंग करता हूँ, स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया। हम एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हैं जिसमें कि स्ट्रोक इफेक्टेड केयर गिवर्स, उनके फैमिली केयर गिवर्स एंड इंक्लूडिंग people such as yourselves, they join in to help one another and to encourage one another. So I'm very grateful for you giving us the time for some few short questions. Thank you very much, Dr. Saurabh. So, Saurabh ji, we are going to talk a little about post-stroke issues here. तो एक इशू जो I'm sure आप भी फेस करते होंगे बहुत बारी कि स्ट्रोक होने के बाद what are the non-medicinal measures? मेडिसिन तो चलती रहती है, बीपी की, मे बी सम अदर थिनर्स वगैरह की, बट व्हाट अबाउट सपोर्टिव नॉन मेडिसिनल मेजर्स जो कि एक स्ट्रोक इफेक्टेड ले सकता है to have a faster recovery? If you can elaborate upon that. Thank you. I think आपका जो क्वेश्चन है काफी मतलब ये लार्जर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना चाहिए इसे। एंड अगर आप बात करो पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन की, तो इट शुड स्टार्ट बिफोर डिस्चार्जिंग पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल. वी शुड टीच अटेंडेंट एंड फैमिलीज आपकी नाउ यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज और आप रेगुलर हमारे कांटेक्ट में नहीं रहोगे, तो आपको ऐसे क्या चीजें हैं और क्या मेजर्स हैं जो कि लेना काफी जरूरी है. तो डिस्चार्ज के काफी दिन पहले पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करते हैं. नाउ यू आर गोइंग टू बी डिस्चार्ज एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो. एंड आपको हमेशा किसी के डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और नियर बाई अगर आप किसी डिस्टेंस रीजन से आए हो तो हमेशा रहना है. तो हम पेशेंट को 3-4 दिन पहले बोल देते हैं, भाई नाउ यू आर फिट फॉर डिस्चार्ज, नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, नाउ आवर पार्ट इज पार्शियली ओके, नाउ योर पार्ट स्टार्ट्स नाउ. तो 3-4 दिन पहले उसको लिखना शुरू कर देते हैं, भाई आपको डिस्चार्ज होना है. और इनफैक्ट हमारा जो स्टाफ होता है या हम खुद होते हैं उनको इतना ट्रेन करते हैं हाउ टू फीड हिम, हाउ टू क्लीन हिज बैक, हाउ टू प्रिवेंट बेड सोर. एंड सबसे बड़ी बात उनका जो वाइटल मॉनिटरिंग अगर कुछ करना है लगता है तो हम उनके कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप परचेज कर लो, घर पे आपके काम आए. एंड जो कुछ मेन थिंग्स हैं, सबसे बड़ी बात कि आपको सारे मेडिकेशन की लिस्ट तैयार रखनी है. बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना एडवाइस कोई मेडिसिन ना स्टार्ट करनी है ना स्टॉप करनी है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आपको जो पेशेंट अगर स्ट्रोक में अगर आपको लगता है पेशेंट अनकॉन्शियस है कि वो अगर ओरल नहीं ले पा रहा है, आरटी फीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज टू फीड्स, उसकी हम पूरा चार्ट प्रिपेयर कर रखा है. वो पेशेंट को 2 वाली 3 वाली जो भी है फीड देते हैं. फीवर कोई भी है मॉनिटर करनी, और हमें हर समय पेशेंट और की फैमिली को एक मॉरल करेज की वो होना चाहिए कि नहीं वी हैव टू डू समथिंग, डॉक्टर ने अपना कर दिया है, अभी क्या फैमिली और जो फ्रेंड्स है उनको पार्टिसिपेट करना है. तो इसकी सारी ट्रेनिंग जो है डिस्चार्ज के 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं. तो कहते हैं कि भाई आप देखो अभी आप डिस्चार्ज के लिए फिट हो, नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली एंड हर तरह से कि आपको अभी सारा काम घर पे करना है. इफ दे फील कि अनकंफर्टेबल, कुछ अनकंफर्टेबल है, तो हम बोलते हैं ठीक है आप कोई नियर बाई हॉस्पिटल कांटेक्ट में रहिए या कोई एक नर्सिंग स्टाफ हायर कर लो जो कि आपके हमेशा सुपरविजन में रहो आप उनके, और पोस्ट ऑफ केयर हो सके. फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि इमोशनल सपोर्ट काफी अच्छा होना चाहिए. कभी भी फैमिली को जीने लगे नो ही इज बर्डन फॉर अस, नो ही इज नॉट बर्डन, ही इज वो ऐसा अब फैमिली का एक मेंबर है, उससे ज्यादा केयर की जरूरत है. डेफिनेटली अगर वो डिस्चार्ज हुआ है तो हम डिस्चार्ज तभी करते हैं जब लगता है कि नहीं ही इज ओके, नाउ ही इज फिट फॉर डिस्चार्ज, और बाकी केयर घर पे हो सकती है. तो कुल मिला के देखा जाए तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एस्पेक्ट हैं पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन जो घर पे होता है. बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला काफी इसमें फैमिली को भी ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है, शायद उनको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको भी दे आर इन द डार्क एज ऑफ नाउ, what to expect, what not to expect. So Dr. Saab, you have a standard checklist for this situation that you tick off, or is this customized for every situation? Actually we have a 3-4 pages format, everything is written on there. We provide our phone number, everything written, how to feed, how to clean his back, everything is written. I myself prepared a chart. I insist every patient to take that chart either in soft copy or hard copy, and वो रेगुलर मैं पूछता हूँ, मैं उनको 2 दिन पहले दे देता हूँ कि आप ये ले लो सर, इसको आप स्टडी करो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. ये हमने खुद से 3-4 फ्रेंड्स मिलकर हमने प्रिपेयर किया था. दैट्स आई थिंक वेरी गुड. वो हम उसको 2 दिन पहले दे देते हैं कि आप इसको मेमोराइज कर लो, ये जो भी कर लो आप इसको, और इसको फॉलो कर लो. कोई भी डाउट हो आप यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम बिफोर डिस्चार्ज, बट इट शुड बी बिफोर डिस्चार्ज.
इससे पेशेंट की फैमिली मेंटली प्रिपेयर होती है कि नहीं भाई अभी हमें क्या है कि पेशेंट को लेके आना है, और हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं आप एक सेपरेट रूम कर दो इनके लिए, फुल ऑफ हाइजीन, फुल ऑफ वेंटिलेशन, फुल ऑफ लाइट, और केयर गिवर जो भी है आइदर वो साथ में रहे या बगल में रहे, कभी भी पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना होता है। तो वो चेकलिस्ट जो है ये सब भाई प्रिपेयर्ड चेकलिस्ट, वो अभी मेरे सेंटर पे अभी तो घर पे हूँ, मेरे सेंटर पे अवेलेबल है, वो हम पेशेंट को 2 दिन पहले दे देते हैं कि आप इसको पढ़ के समझ लो, कोई डाउट हो पूछ लो, और जब आप कॉन्फिडेंट हो तो भी आपको डिस्चार्ज करते हैं। यस आई हैड चेकलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जरूरी इन चीजों से मदद मिलती है आई एम श्योर पेशेंट्स को। और डॉक्टर साहब दूसरा जो इशू आता है वो है कॉग्निशन का, बहुत बारी आता है कॉग्निशन और उसके एसोसिएटेड इश्यूज होते हैं। तो अगर कहाँ पर पहली बात कॉग्निशन का इशू आप डिटेक्ट कैसे होता है कि है भी दिस इश्यूज अराइजिंग, इज देयर आर देयर सम चेक्स ओवर देयर, और अगर इशू डिटेक्ट हो जाता है देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या एक्सरसाइज हैं, क्या चीजें हैं जिनसे कि शायद वो थोड़ा कम हो जाए विद टाइम और विद एक्सरसाइज? वो डिपेंड करता है पेशेंट का सेंसोरियम में मेंटल स्टेटस क्या है टाइम ऑफ डिस्चार्ज। ये हम पेशेंट को इसके लिए फैमिली प्रिपेयर करते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा, बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा, बट यू हैव टू अडॉप्ट इट, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। वो कब तक होगा नोबडी नोस इन फैक्ट, तो ये आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी फैमिली को। यस कॉग्निशन इज वेरी बिग इशू, फैमिली लगता है कि ये क्या हो गया, ना पहचान रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो हम उस पेशेंट को गाइड करते हैं फैमिली को कि भाई ये तो स्ट्रोक इशू है, ये लंबा चलेगा और आप इसकी आदत डाल लो। वो कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है, आप उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अभी ही इज अ पेशेंट ना, ही इज नॉट अ नॉर्मल बीइंग, तो ही नीड एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा इमोशन। तो कॉग्निशन इशू आता है, हम उसको धीरे धीरे रिवाइज करते हैं, ये सिंगल डेज का इशू नहीं है, मल्टीपल डेज में इसको रिवाइज करते हैं। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करके भेजते हैं, भाई देखो अभी घर जा रहे हो आप, ऐसा ऐसा इशू आएगा उनको बताते हैं। इसीलिए जो बोला ना प्रिपरेशन हम 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं, सर देखो ये सब इशू आएगा, घर पे इसके तैयार रहना, अगर कोई मेजर इशू आता है कि नहीं इज वेरी आइसोलेटेड वेरी रेस्टलेस देन यू कैन कांटेक्ट अस, अदरवाइज छोटे मोटे इश्यूज जो है डेली कॉग्निशन के वो आते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट ग्रुप की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर पेशेंट लगता है कि नहीं किसी को पहचान नहीं रहा है, कुछ नहीं कर पाया, तो हम उससे बोलते हैं कि भैया आपको उसकी जो फेवरेट म्यूजिक है वो सुनाओ, घर पे फेवरेट वीडियोस है वो दिखाओ, आप घर के पुराने एल्बम्स दिखाओ, आप जो जिस वीडियो में वो खुद पार्टिसिपेटेड था उन्होंने मुझसे दिखाइए, तो सब धीरे धीरे इसको इशू आते हैं। यस कॉग्निशन इज वेरी वेरी बिग इशू, बट दिस हैड टू बी मैनेज वेरी इंटेलिजेंटली विद हेल्प ऑफ पेशेंट्स एंड केयरगिवर्स। इशू आते हैं बट medicines as such that can help in that situation, are there any medicines? Yeah, there are medicine but ये सब तो नेचुरल वे से ही फील हो जाते अच्छा होता है, बट नेचुरल एक्चुअली जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है उनका बिल बर्डन काफी ज्यादा होता है, तो इसके लिए आप यस मेडिसिन विल हेल्प बट नॉट अप टू मच एक्सटेंट, मेडिसिन हेल्प करती है बट ज्यादा प्राइमरली नेचुरल रिकवरी है जितनी हो जाए, और assisted by various people around, that is the way forward. I hear you डॉक्टर साहब। और इसी से एसोसिएटेड थोड़ा सा इशू ये भी है, आप भी देखते ही होंगे, लैंग्वेज इश्यूज, अफेजिया हो जाता है, you know. Of course, memory is also related to cognition. Aphasia is a severe problem. Patient communicate नहीं कर पा रहा है, you know. So, do you see many such cases of aphasia post stroke? Yes, definitely. But actually with the time being, अगर cognition improve कर गया है, तो patient himself find a way to communicate. आप देखोगे जो बंदा बोल नहीं पा रहा है, किसी का aphasia ब्रोंकाइटिस उसे हो गया है, तो वो कोई तरीका ढूंढ लेगा, उसको कॉग्निशन सही है तो ढूंढ लेगा, या उसकी लैंग्वेज आप समझ जाओगे, बॉडी लैंग्वेज समझ जाओगे वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत से पेशेंट होते हैं कि जो इशारे से लिख के बोल सकते हैं ना, तो दे डोंट हैव एपैक्सिया, दे ओनली हैव एफेजिया, तो सब ब्रोंकाइटिस हो गया, तो he can't speak but he can write ना, he can वो इशारा कर सकता है, तो विद द टाइम पेशेंट खुद अपने तरीके डेवलप कर लेता है कम्युनिकेट करने के, और फैमिली समझ नहीं लगती भाई क्या करना चाह रहा है। तो इस अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो तो उसके बाद वो हमसे अच्छा गाइड तो उनके फैमिली होती है, तो क्या करना चाहता है, हम समझ पहले फैमिली समझती है कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये लैंग्वेज इशू आते हैं, बट विद द डे पासेस वो पेशेंट और फैमिली कम्युनिकेट करने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करें, क्या कहना चाह रहा है इंसान। बट इसके लिए आवश्यक है कि कॉग्निशन इंप्रूव करे, जब कॉग्निशन इंप्रूव करेगा तो ही पेशेंट कम्युनिकेट करेगा, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस, यस इट्स टाइम। इसके लिए भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, मे बी does that help taking that kind of therapy over a period of time? Definitely स्पीच सर्विस होते हैं, हाँ अगर पेशेंट विलिंग है तो हमको रेफर करते हैं, यस डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन।
तो जैसे अगर मैं जिक्र करूं गोरखपुर का भी, जहां पर आप हैं गोरखपुर में, तो वहां पर भी SLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं उसी सिटी में? स्पीच थेरेपिस्ट है, यस, स्पीच थेरेपिस्ट से कम है बट रेयरली देखने को मिलते हैं एक्चुअली। एक आपने मैं बताऊं आपको कि स्पीच थेरेपी से ऐसी हम जब मैं आप कहीं जाओगे मेट्रो सिटीज में या इंडिया के बाहर, वे स्पीच थेरेपिस्ट हैव अ बिग रोल बट दैट ओनली आफ्टर पेशेंट कॉग्निशन इंप्रूव्स। इधर क्या है कि थोड़ा सा रोए जाते हैं तो पेशेंट को लगता है कि हम ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड हैं, ये तो थोड़ी सी स्पीच के लिए कि इतना वो बदल नहीं करते क्योंकि होता इसमें ये भी है कि पेशेंट को कम्युनिकेट तो कर ही रहा है वो, है ना, वो पेशेंट कम्युनिकेट करता है। बट यस, अगर आप बोलोगे साइंटिफिक एडवाइस, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पीच थेरेपी से कॉन्टेक्ट करें और स्पीच थेरेपी दें पेशेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेट्रो सिटीज में या फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, स्पीच थेरेपी इज पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन आफ्टर कॉग्निशन इंप्रूव्स। Right, absolutely. डॉक्टर साहब, सिंस वी आर स्पीकिंग, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जब वो आते हैं उनको पता होता है कि क्या हो गया, कि उनको कुछ नहीं पता होता? बस डिपेंड करता है स्ट्रोक क्या था, डिपेंड करता है स्ट्रोक क्या था। इट्स मेजर स्ट्रोक, माइनर स्ट्रोक, सम कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं क्या सर मेरे पेशेंट को पता होता है कि मेरे को स्ट्रोक हो गया है, कि पेशेंट ये कहता है कि देखो जी ये तो पेशेंट तो अपनी कंप्लेंट लेके आता है सर, पेशेंट अपनी कंप्लेंट लेके आता है, ये कंप्लेंट अगर इतना इंटेलिजेंट है तो ये पता होता है ये आई थिंक इट्स स्ट्रोक, तो पेशेंट तो बस कंप्लेंट लेके आता है ना, इट्स वी who diagnose him। yes, अगर पेशेंट लगता है कि ही इज एक ऐसी कंडीशन में है जो समझ सके तो उसे डिस्कस करते हैं, बेटा साहब आपको है these are the planned treatment, these are the option of treatment, तो ये डिस्कस करना होता है। कुछ पेशेंट इंटेलिजेंट होते हैं, समझते हैं, नहीं समझ जो नहीं समझते हम समझाते हैं कि ऐसा हो गया आपका, ये ट्रीटमेंट प्लान है हमारा। नॉर्मली आपके एक्सपीरियंस में पेशेंट रीच विद इन द जो सो कॉल्ड गोल्डन विंडो है 4-4.5 घंटे की? रेयरली मतलब कि 4.5 आवर कोई नहीं आया। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इशू है, रिकॉग्निशन इशू है, नहीं आ पाता, इसलिए हम अवेयरनेस करते हैं कि भाई आप अगर आपको जो फास्ट वो जो निमोनिक है वो करते रहते हैं कि अगर आपको तुरंत लगता है तो तुरंत आप आओ हमारे पास। तो नहीं, रेयरली, आई हैव सीन रेयरली। गोरखपुर में तो मैंने जो इस विंडो में आ सकते। हाँ, then on even in major metros, दिल्ली वगैरह में भी, as you said, transport is an issue and multiple issues है। हाँ, and stroke is such a disease, symptoms can be very easily confused। मैं हकलाया, मैंने हल्दी का दूध पी लिया, किस्सा खत्म हो गया, इग्नोर कर दिया। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कल तो वॉक कर लिया था तो वीकनेस हो गई है, गैस बन गई, बहुत सारी इश्यूज हैं, वो नहीं आ पाता मतलब गोरखपुर में नहीं देखा एग्जैक्टली, सिलसिले से नहीं देखा। सही बात है, that is the issue that we are continuously working on and wrestling with also। We are a member of World Stroke Organization also, and again उनमें भी ये issues हम बार-बार उठाते भी रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। Awareness is a huge gap, coupled with जो आपने issues की बातें करी, transportation वगैरह, हमारे देश में तो ambulance services are the issues। Yeah, डॉक्टर साहब, thank you very much, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी and certainly I think it was a good session। हमारे मेंबर्स को भी ये मदद करेगा एंड होपफुली जनरल पब्लिक जो यूट्यूब वगैरह पे हमारे वीडियोस देखती रहती है उनके लिए भी ये गाइडेंस रहेगी। तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि स्ट्रोक में जो भी है इट्स अ वेरी आई थिंक टाइम इज लाइफ, तो एक बार टाइम बीत जाता तो वी कैन डू ओनली रिहेबिलिटेट हिम। तो अगर आप तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम लैप्सेस वी कैन ओनली डू रिहेबिलिटेशन, वो भी कितना सक्सेसफुल होगा नोबडी नोस ना। तो टाइम इज लाइफ, अगर आप स्ट्रोक की बात में करो तो टाइम इज लाइफ। तो अगर एक सर्टेन टाइम बीत जाता है उसके बाद ओनली एंड ओनली वी कैन रिहेबिलिटेट हिम। वी कांट क्योर ना, वी कैन ओनली रिहेबिलिटेट। वो कितना जाएगा, इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 100%, बट डेफिनेटली नॉट 100%। एनीथिंग बिटवीन 0 to 100, ये तो है। दैट्स टाइम इज सेट। बट स्ट्रोक में कहा जाता है टाइम इज ब्रेन, कि टाइम गया तो ब्रेन गया। इट्स लिटरल, एक्चुअली बहुत लिटरल चीज है ये, व्हिच जो कि इशू है, और इसी डिजीज में मैं समझता हूँ यूनिक इशू है कि टाइम इज ब्रेन, टाइम गया तो ब्रेन गया। दैट इज समथिंग दैट वी कंटिन्यूअसली टॉक अबाउट। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी एंड ऑफ कोर्स आगे आपसे भी थैंक यू फॉर ऑल लिसनर्स। थैंक यू, शुक्रिया जी बहुत बहुत।